नमस्कार सभी साथियों को। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में आज हम 8वीं क्लास पर डिस्कस। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिकल ज्योग्राफी के प्रश्नों पर है। पूर्व में मेरे द्वारा चलाई गई सीरीज पर आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। मैं कोशिश करता हूँ विशेष करके स्कूल व्याख्याता भूगोल के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसको हम चारों तरफ से किसी भी प्रश्न को हम हर एंगल से जानने की कोशिश करेंगे कि निकट और कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो लेट अस गो, सीधे हम प्रश्नों की तरफ चलें। इससे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे उनको एक जानकारी देनी थी। पूर्व में भी मैंने बताया था स्कूल व्याख्याता 2024 के लिए हम एक स्पेशल बैच लेकर के आए हैं। एन के ज्योग्राफी पॉइंट ये हमारा एप्लीकेशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के और एप्लीकेशन पे जाकर के आप 2024 में जो मेगा लेक्चरर की ज्योग्राफी की आने वाली सभी सब्जेक्टों की हम एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं 500 प्लस सिलेक्शन का। इसको लेकर के हम जल्द ही एक पोर्टफोलियो आपके सामने लेकर के आएंगे। इसके अलावा मूल बात मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहा था। असिस्टेंट प्रोफेसर में पूर्व में मैंने आपको बताया था ये कोर्स इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पर संचालित है और बहुत ही रिजनेबल रेट पर है। बात यहाँ रेट मायने नहीं रखती, मायने रखती है कि ज्योग्राफी के ये जो चैप्टर है वो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इंडिविजुअल बाहर नहीं देता। रिसर्च है, कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स, ट्रांसपोर्ट और जीआईएस जीपीएस। जीआईएस जीपीएस का कोर्स एकदम सेपरेट बना हुआ है, पूरा अलग से बना हुआ है। इन चारों के अभी साथ में चल रहे हैं। इन चारों में स्टैटिक्स मैंने पूरी करवा दी है जिसकी करीबन 13 से 14 क्लासें डाल दी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की 3 क्लासें आ चुकी, कार्टोग्राफी की 3 आ चुकी और रिसर्च की भी 3 क्लासें आ चुकी। इस समय रिसर्च चल रहा है और मार्च के एंड तक रिसर्च और कार्टोग्राफी ये दोनों पूरा करवाने का कार्टोग्राफी और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी ये पूरा करवाने का और रिसर्च आधा करवाने का प्लान है। और लगभग अप्रैल के 5 या 10 तारीख तक आपका रिसर्च भी कंप्लीट हो जाए। बहुत ही वैल्यूएबल है, आप एन के ज्योग्राफी पॉइंट पर जाकर के देख सकते। और किसी भी तरीके की ऐप से रिलेटेड आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप इन पर मैसेज कर सकते। अब हम सीधा प्रश्नों की तरफ जाएंगे बिना किसी समय को नष्ट किए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हमेशा की तरह मैं बच्चों से यही बात करूंगा आपसे कि आप अपना प्रश्न अच्छी तरीके से तैयार रखें। सॉरी, आप अपना उत्तर है वो ढंग से तैयार रखें, प्रश्न का क्या उत्तर होगा, ताकि हम फटाफट बढ़ सके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंधित नहीं है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा है। कौन सा तत्व उसके लिए जरूरी नहीं है। उग्र हवाएं, मूसलाधार वर्षा, तड़ित झंझा, घना कोहरा। आप अपना उत्तर अलग ही, इसमें बिल्कुल दिखता सा है कि घना कोहरा इसमें सही नहीं है। लेकिन सुनो ध्यान से, केवल आप घना कोहरे पर लेकर के मत बैठना। यहाँ से बहुत सारा उत्तर, बहुत सारी और चीजें ये दे रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए एक कंडीशंस क्या हो सकती है। ध्यान रखना, उग्र हवाएं उसके लिए जरूरी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए केंद्र में न्यून दाब और उसके चारों ओर तेज हवाओं का चलना जरूरी है। इसके अलावा मूसलाधार वर्षा उसके अंदर होती है कपासी और कपासी वर्षी मेघों के द्वारा। और तड़ित झंझा का मतलब होता है तीव्र झंझावती हवाएं और तेज मूसलाधार गर्जन के साथ बारिश। ये तड़ित झंझा है। तड़ित झंझा तेज मूसलाधार बिजली के साथ बारिश होना, ये तड़ित झंझा का सिंबल है। तो ये 3 चीजें जरूरी है, घना कोहरा उसके लिए कोई जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वेस्ट इंडीज में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय नाम है। वेस्ट इंडीज, कई बार बच्चे वेस्ट इंडीज को तो वैसे जानते ही है, या कई बार ये भी आता है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर के अंदर उष्णकटिबंधीय चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है। विली विली, हरिकेन, टाइफून या साइक्लोन। इन चारों में से आपको आंसर देना। इस क्वेश्चन का आंसर राइट है हरिकेन। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न भी ज्योग्राफी में अच्छा पूछा जाने वाला प्रश्न है।
विली विलीज, देखो हरिकेन आपको मिलेगा कैरेबियन सागर में, मैक्सिको के तट पे भी इसको हरिकेन के रूप में ही जानते हैं। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, मैक्सिको मैक्सिको खाड़ी की भी बात हो जाती है, तो वहां आपको हरिकेन मिलेगा। विली विली आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। और टाइफून आपको मिलेगा चीन के अंदर, जापान में ताइपे कहते हैं इसको। जापान में कभी कभार एक शब्द अलग से आता है जापान के लिए, ताइपे या टाइपे। और साइक्लोन इसको भूमध्य सागर में बोलते हैं, सॉरी हिंद महासागर में, हिंद महासागर में इसको बोलेंगे साइक्लोन। इसके अलावा टॉर्नेडो है जो यूएसए के अंदर आता है, तो टॉर्नेडो शब्द यूएसए से आप कनेक्ट करते हैं। समझ में आ गई मोटी मोटी बातें। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विकास के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था आवश्यक है? अब वो प्रश्न यहाँ आपके काम आएगा। कौन सी अवस्था आवश्यक है? निम्न गति की हवा, महासागर के ठंडी व गर्म लहरों का मिलना, प्रचुर नमी की आपूर्ति, लवणीय और मीठे जल का मिलना। ये प्रश्न बहुत इजी है, लेकिन यदि ढंग से आपने ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा है तो ये समझ में आएगा। तो इस कौन सी आवश्यक दशा है, कौन सी अवस्था है वो जरूरी है, तो इसमें आपका होगा प्रचुर नमी की आपूर्ति। नमी की आपूर्ति नहीं होगी तो ये साइक्लोन बनेगा नहीं। देखो निम्न गति की हवा, ये पहले से ही कट गया क्योंकि उस समय भी मैंने बताया था तीव्र गति की हवा का मिलना जरूरी है। महासागरों में ठंडी और गर्म लहरों का मिलना, इससे साइक्लोन पैदा नहीं होगा। लहरों के मिलने से साइक्लोन पैदा नहीं होगा, अपने दिमाग में रखना है। लवणीय और मीठे जल का मिलना, इससे भी कोई लेना देना नहीं। अब आप कहोगे प्रचुर नमी का क्या तात्पर्य, सॉरी प्रचुर नमी किस रूप में है? क्योंकि जब तक बादल नहीं बनेंगे तब तक तड़ित झंझा उत्पन्न नहीं होगा, और बादलों के बनने के लिए नमी का अधिक मात्रा में होना आवश्यक है। तभी तो ये ऐसे चक्रवात महासागरों के ऊपर जहाँ हैवी टेम्परेचर की कंडीशंस होती वहां बनते हैं। चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सागरीय सतह के तापमान में से कौन सा तापमान उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए आदर्श है? बहुत ही सुंदर प्रश्न, अच्छा प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए टेम्परेचर क्या चाहिएगा। सुनो विद्यार्थियों ध्यान से, यहाँ एक चीज तुम्हारी और क्लियर हो गई है कि ये सागर की सतह पर होगा। इसका मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवात सागर की सतह पे बनेगा, स्थल पे नहीं बनेगा, ये एक आवश्यक कंडीशन है। अगली कंडीशन टेम्परेचर की है, 27 डिग्री चाहिए, 20 डिग्री चाहिए, 17 डिग्री चाहिए या 15 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए? सोच समझ करके उत्तर देना, फैक्चुअल है, इसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात की कुछ मिनिमम कंडीशन पिछले 3-4 प्रश्नों में क्लियर हो गई। एक तो समुद्री सतह होनी चाहिए, तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रचुर नमी होनी चाहिए, तीव्र हवाएं चलनी चाहिए, केंद्र में निम्न दाब की कंडीशन और बाहर की तरफ तेज हवाओं का होना। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए जरूरी चीज है। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाती गतिविधियां किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, घुमा करके दिया है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा है और कह रहा है कि चक्रवाती गतिविधियां कौन से महीनों से संबंधित है, कौन सी ऋतु से? बसंत और शरद ऋतु में आएंगे। बसंत और शरद में, बसंत व सर्दी है, सॉरी, और यह है बसंत व शरद, और यह है शरद व सर्दी, यह है ग्रीष्म व शरद। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, यदि आपने महीनों के संदर्भ में इसको पढ़ा है तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा ग्रीष्म व शरद ऋतु में आएंगे। देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम रहते हैं और ग्रीष्म ऋतु के पूर्वा उत्तरार्ध की बात करते हैं अपन, ढलती ग्रीष्म ऋतु की बात कर सकते हैं। जैसे जुलाई मई जून के आसपास की ये स्थिति, और शरद ऋतु सितंबर अक्टूबर के आसपास की वो जो स्थिति होती है उसके अंदर अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो इस कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि सूर्य मकरायन की तरफ जा रहा होता है, तो मकरायन की तरफ जाते के कंडीशंस के अंदर समुद्र में टेम्परेचर में बहुत अचानक परिवर्तन आता, उस कारण ये चक्रवात पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थलाकृति है और दूसरी तरफ तुम्हारा
परक्रम है। परक्रम का मतलब वो स्थलाकृति किससे बनती है? तो लोयस है, स्पीट है, आउटवाश प्लेन है और प्राकृतिक तटबंध है। और एक तरफ कौन हिमानी बनाएगा, कौन पवन बनाएगा, कौन जल बनाएगा और कौन समुद्र तट बनाएगा। आप अच्छी तरीके से इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वीडियो को रोक करके मिला सकते हैं। अब मैं इसको मिलान करके बताता हूँ। लोयस आप अच्छी तरीके से जानते हो, लोयस बालू का निर्मित बालू मैदान है, अर्थात ये पवन निर्मित स्थल रूप है। और ध्यान रखना ये निक्षेपित स्थल रूप है। लोयस मैदान की श्रेणी में आते हैं और वैसे लोयस पठार की श्रेणी में भी आते हैं, बट लोयस मैदान के रूप में यहाँ उपयुक्त रहता है। उसके बाद में स्पीट, स्पीट आपका समुद्री जल से निर्मित है। तो स्पीट कौन बनाएगा? समुद्र तटीय जल बनाएगा। स्पीट आपने देखा होगा जीवनुमा आकृति है। इस तरीके का जब जमाव होता है स्थल के सहारे, जिसका आधार चौड़ा होता है और शीर्ष नुकीला होता है, जीव की भांति समुद्र में फैला होता है, ये भी एक प्रकार का निक्षेपित स्थल रूप है। लेकिन किससे निक्षेपित है? ये आपका समुद्री जल से निक्षेपित है। उसके बाद आउटवाश प्लेन, ये मैदान है जो हिमानी के द्वारा बनता है, जहाँ हिम पिघलती है और जल के रूप में नदी निकलती है। तो जस्ट हिम पिघलती है, उसके पास हिमोडकों का जमाव होता है, उसको आउटवाश प्लेन कहते हैं। आउटवाश प्लेन या इसका दूसरा नाम है हिमानी धोत के मैदान, इसको हिमानी धोत के मैदान भी कहते हैं, या आउटवाश प्लेन या आउटवाश बेसिन भी कहते हैं। ये भी एक प्रकार का निक्षेपित स्थल रूप है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। उसके बाद प्राकृतिक तटबंध, अब पीछे एक ही बचा है, जल, जल कह दें या नदी, नदी कह दें अपन, ये नदी निर्मित है। देखो विद्यार्थियों, इसके लिए एक शब्द आता है लेवीज, ये भी ध्यान रखना। हाँ, लेवीज, न कि लेपीज। लेपीज अलग है और लेवीज अलग है। एक तो है लेपीज, लेपीज कह दें या लेपीस कह दें, ये आपका बनता है भौमजल से। ठीक है, भौमजल की ये अपर्दित स्थल रूप है ये, जबकि ये जो है ये आपका इससे निर्मित है, नदी से निर्मित है। उसके बाद वायुमंडल के संस्तरों के क्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सौभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, सौभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्य मंडल, जिसको ताप मंडल के रूप में, या एक इसमें थर्मोस्फीयर शब्द लिया है, तो इसमें आप क्रम ढूंढ सकते हैं। देखो इसमें ये 3 नंबर सही बैठेगा आपका। सबसे नीचे सौभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर आपका मध्य मंडल आएगा, फिर थर्मोस्फीयर ताप मंडल आएगा। ओके, थोड़ा ध्यान रखना, थर्मोस्फीयर बाह्य है और एक कभी कभार ओजोन मंडल की बात आती है तो ओजोन मंडल समताप मंडल का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। समान तापमान में जमीन की सतह जल की तुलना में अधिक तेजी से तथा अधिक गर्म होती है, ये एक कथन है। उसके बाद कारण है कि जमीन का विशिष्ट तापमान जल के विशिष्ट तापमान से अधिक होता है। विद्यार्थियों ढंग से इसको पढ़ा है पहले तो ये प्रश्न आपका हो पाएगा, अन्यथा इस प्रश्न में थोड़ी तकलीफ है। आप पहले तो इस प्रश्न का आप उत्तर देख लीजिए, कथन कारण सही है कि नहीं है और व्याख्या ढंग से करता है या नहीं है, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब देखो इसमें ये कथन सही है, समान तापमान में जमीन की सतह जल की तुलना में अधिक तेजी से और अधिक गर्म होती है, तो कथन तो सही है। अब मैं थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर दूं क्या सही है, कि ये यदि स्थल भाग है और ये है आपका जलीय भाग, ये जल है और ये स्थल है, और इस पर आप टेम्परेचर डाल रहे हैं, यहां पर भी 23 डिग्री टेम्परेचर डाल रहे हैं और यहां पर भी 23 डिग्री टेम्परेचर डाल रहे हैं।
समान तापमान है, तो आप स्थल और जल का कंपैरिजन करोगे तो पाओगे कि जल बहुत जल्दी गर्म होगा और बहुत ज्यादा गर्म होगा। सॉरी, स्थल, जल नहीं, स्थल अधिक गर्म होगा और तेजी से गर्म होगा। तो समान तापमान यदि जल और स्थल दोनों पे डाला जाए तो स्थल जल्दी और अधिक गर्म होता है और जल धीरे धीरे गर्म होता है। ये आपने कहीं लॉजिक पढ़ा होगा। तो ये बात तो सही है कि समान तापमान में जमीन की सतह जल की तुलना में अधिक तेजी से तथा अधिक गर्म होती है। अब कारण क्या है इसका, कारण मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन ये चीज देखो कि जमीन का विशिष्ट तापमान जल के विशिष्ट तापमान से अधिक होता है, ये गलत है। ये कथन ही गलत है। एक्सप्लेन करना तो बाद की बात है, ये कथन ही गलत है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा बाद में, लेकिन पहले ये समझ लें ये क्या है। तो विशिष्ट तापमान, इसको मैं एक अलग पेरे में आपको समझाता हूं। विशिष्ट ताप क्या है? विशिष्ट ताप कह दें या इसको विशिष्ट उष्मा भी कह सकते हैं अपन। विशिष्ट ताप या विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनना, किसी भी पदार्थ की एक यूनिट का मतलब एक इकाई, कोई भी पदार्थ जैसे जल है तो 1 लीटर या अपन किलोग्राम के अंदर ले लें, कोई भी पदार्थ है जिसकी एक यूनिट मतलब 1 किलोग्राम इकाई का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत होती है वो उस पदार्थ का विशिष्ट ताप कहलाता है या विशिष्ट उष्मा कहलाती है। फॉर द एग्जाम्पल यदि अपन जल की बात करें तो 1 किलोग्राम जल को, वो नहीं, 1 किलोग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। फॉर द एग्जाम्पल आपके पास कोई 1 किलो जल है जिसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको इसका टेम्परेचर 12 की जगह 13 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, तो आपको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी उस जल को। एक्स्ट्रा हीट देने का मतलब एक्स्ट्रा उष्मा देनी पड़ेगी आपको। अब इसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता रहेगी वो उष्मा विशिष्ट ताप कहलाती है उस पदार्थ का। फॉर द एग्जाम्पल 1 किलोग्राम जल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 केल्विन उष्मा की आवश्यकता रहती है। 1 केल्विन उष्मा की आवश्यकता रहती है। इसका मतलब 1 किलोग्राम जल का विशिष्ट ताप है वो 1 केल्विन है, अर्थात विशिष्ट उष्मा कितनी है? 1 केल्विन है। अब ध्यान से सुनो, ये जो आपने कारण लिखा है कि जमीन का विशिष्ट ताप जल के विशिष्ट ताप से अधिक होता है, ये गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताऊं। जमीन और ये है जल। आपने एक लॉजिक अभी मैंने पूर्व में समझाया कि जल धीरे गर्म होता है और स्थल जल्दी गर्म होता है। फॉर द एग्जाम्पल स्थल पे 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है और जल पे भी 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। दोनों के अंदर या दोनों की गर्मी जब तुम नापते हो तो जमीन आपको ज्यादा गर्म मिलेगी और जल आपको कम गर्म मिलेगा। ये लॉजिक है, ये तर्क है। क्यों है ये मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी तो आप ये समझो कि समान तापमान पर जल कम गर्म होता है, जमीन है वो ज्यादा गर्म होती है। मैं एक झंझट आपका खत्म ही कर देता हूं। जल कम गर्म क्यों होता है? क्योंकि जल में किरणें बहुत गहराई तक जाती है, इसलिए उनको बहुत बड़ा भूभाग गर्म करना होता है, यानी बड़ा भाग गर्म करना होता है। तो किरणें जितनी जमीन को मिल रही है उतनी जल को मिल रही है, लेकिन जल वाली किरणों को बड़ा भाग गर्म करना होता है, इसलिए वो कम गर्म कर पाती है और धीरे धीरे गर्म करती है। जबकि जमीन में ज्यादा गहराई तक किरणें जाएगी नहीं, तो जमीन वाली तो किरणों को कम भाग ही गर्म करना है, तो वो बहुत जल्दी और ज्यादा गर्म कर देगी। झमेला खत्म हो गया। अब देखो, यदि आपने जमीन का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दिया
तो जैसे ही जमीन का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा, या यूं कह सकते हैं अपन ने इसमें 1 केल्विन ऊष्मा डाली, 1 केल्विन ऊष्मा डाली, इसका टेम्परेचर आपको कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। आपने जैसे ही 1 केल्विन ऊष्मा डाली तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री नहीं, इसका टेम्परेचर 2 डिग्री या 3 डिग्री बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जल्दी गर्म होता है। आपने इसमें 1 केल्विन ऊष्मा डाली तो इसका टेम्परेचर तो हो गया 23 डिग्री, जबकि इसमें जैसे ही आपने 1 केल्विन ऊष्मा डाली तो इसका 23 के बजाय 24 हो जाएगा। अब विशिष्ट ताप वाला जो मैटर है उस पर ध्यान से देखो। जमीन का विशिष्ट ताप जल के विशिष्ट ताप से अधिक होता है, नहीं होता है अधिक। क्यों अधिक नहीं होता है? सॉरी, कैसे अधिक नहीं होता है? जमीन में आप 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर डालोगे तो उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं बढ़ेगा, 1 केल्विन डालते ही 2 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। इसलिए आपको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 1 केल्विन के बजाय आधा केल्विन डालना पड़ेगा। अब वापस यहां आओ, विशिष्ट ताप मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना, इसका भी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना। इसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको 1 केल्विन टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। मैं कहूं 1 केल्विन टेम्परेचर नहीं, 1 केल्विन ऊष्मा की आवश्यकता होगी। इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आप 1 केल्विन डालोगे? नहीं, 1 केल्विन डालते ही यहां 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। फॉर द एग्जाम्पल, तो क्या करोगे आप? 0.5 डिग्री केल्विन डालोगे, या सॉरी डिग्री नहीं, 0.5 केल्विन डालोगे। अब देख लो विशिष्ट ताप किसका कम है? विशिष्ट ताप जमीन का कम है और जल का विशिष्ट ताप अधिक है। अब फिर आओ इस पे, जमीन का विशिष्ट ताप जल के विशिष्ट ताप से अधिक है। गलत, जमीन का विशिष्ट ताप आपको कम मिलता है, जबकि जल का विशिष्ट ताप आपको अधिक मिलता है। थोड़ा गहरा प्रश्न है, एक बार वापस पुनः आप वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। अतः ए तो सही है किंतु आर है वो गलत है। लेकिन इतना गहरा प्रश्न स्टैंडर्ड एग्जाम में पूछा जाता, आपको ये ध्यान रखना है कि समान तापमान पर स्थल जल्दी गर्म होता है और जल धीरे धीरे गर्म होता है। इसका कारण क्या है? कारण मैंने बता दिया, जल के अंदर किरणें गहराई तक जाती है और गहराई तक जाने पर उसको बड़ा भूभाग गर्म करना होता है। इसको भी मैं डायग्राम से बता दूं तो बढ़िया रहेगा। इस तरीके से फॉर द एग्जाम्पल, जैसे ये जमीन की सतह है, ये है जमीन और ये है जल। माना कि ये एक किरण आई, उसको जमीन का इतना भाग गर्म करना है क्योंकि यहां तक ही किरण जा पाएगी, इससे नीचे किरण नहीं जाएगी। और वही किरण एक जल पे आई, जल वाली किरण को इतना भाग गर्म करना है क्योंकि ये गहराई तक जाएगी। अब तापमान दोनों किरणों का बराबर है, इसको इतना सा गर्म करना है तो ये इसको जल्दी कर देगी, जबकि इसको इतना करना है तो ये ज्यादा टाइम लेगी, और बड़ा भाग है तो धीरे धीरे और कम गर्म करेगी। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इसीलिए ये सीरीज में लेकर के आ रहा हूं कि कुछ प्रश्नों से आपके बहुत सारे ज्योग्राफी के डाउट्स क्लियर होंगे। धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा और लावा के निरंतर जमा होने से बनने वाले पर्वत क्या कहलाते हैं? पर्वतों का प्रकार आपने पढ़ा होगा, तो किससे? मिट्टी है, मलबा है, लावा है, इनके जमा होने से कौन से पर्वत बनेंगे? गुबंदाकार बनेंगे, संग्रहित बनेंगे, भ्रंश पर्वत बनेंगे, वलित पर्वत बनेंगे। इस प्रश्न का उत्तर संग्रहित पर्वत है। तो संग्रहित की डेफिनेशन तो क्लियर होगी, अलग अलग पदार्थों के संग्रह होने से बनने वाले पर्वत। गुबंदाकार पर्वत कब बनते हैं आपको पता है? जब पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में कुछ भूवैज्ञानिक हलचल होती है जिससे एक भूभाग गुबंद के रूप में ऊपर उठ जाता है, वो गुबंदाकार पर्वत है। वलित पर्वत कब बनते हैं? जब संपीड़न की स्थिति होती है, दो प्लेटें आपस में टकराती है तो वहां मोड़ पड़ जाते हैं भू प्रॉपर्टी में, वहां वलित पर्वत बनते हैं। और भ्रंश पर्वत कब बनते हैं? जब दो समानांतर फाल्ट आती है, दो समानांतर भ्रंशें आती है और उसके बीच का भूभाग ऊपर उठ जाता है तो वो भ्रंश पर्वत कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर होती है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ओजोन क्षरण का सबसे अधिक प्रभाव मध्य अक्षांशों में देखा जाता है। आपको बताना है कौन से कथन इसमें से सही है। 1 और 3 सही है, 2 और 4 सही है, 1, 3, 4 सही है, सभी सही है। सुनो विद्यार्थियों, ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में है, मैं पहले ही कह चुका। ये तो आपका है राइट। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 55 से 75 किलोमीटर ऊपर मिलती है, ये है गलत, क्योंकि 50 किलोमीटर के ऊपर समताप मंडल खत्म हो जाता है। तो 50 किलोमीटर से नीचे नीचे ओजोन मिलती है, तो ये आपका विकल्प गलत होगा। ओके। उसके बाद ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, ये बात राइट है। ओजोन क्षरण का सबसे अधिक प्रभाव मध्य अक्षांशों में देखा जाता है, ये गलत है। आपको पता होगा ओजोन का सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों पर पड़ता है और वहां ओजोन छिद्र पाए जाते हैं, तो ये गलत है। इसमें आपको ध्यान रखना है, ध्रुवों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसमें भी एक बात ध्यान, अब आपका 1 और 3 क्लियर हो गया, ये उत्तर है। इसमें भी ध्यान रखना, ये आपको देखो अलग अलग बुकों में अलग अलग मिलेगी। कुछ बुकों में लिखा हुआ है 20 से 35 किलोमीटर के बीच में, और कुछ बुकें आपको 30 से 50 किलोमीटर भी बताएगी। लेकिन जहां तक मैं आपको सलाह दूंगा, ये चीज आप ज्यादा ध्यान रखना, 20 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, और अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर के आसपास, 22 से 25 किलोमीटर के आसपास इसका सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है। 22 से 25 किलोमीटर के पास इसका सर्वाधिक सांद्रण है, ये कुछ ऑथेंटिक बुकें लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूपरिबद्ध बंदरगाह है? भारत के मेजर बंदरगाहों को तुम पढ़ोगे तो एक बंदरगाह ऐसा आएगा जो भूपरिबद्ध है, अर्थात धरातल से घिरा हुआ है और एक पहाड़ी से घिरा हुआ बंदरगाह है। विशाखापट्टनम है, एन्नोर है, मुंबई है, हल्दिया है। तो इसमें आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में। आप सब जानते हैं डॉल्फिन पहाड़ी के ओठ में पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट सूची 1 और इधर है सूची 2, इसमें राज्य दिए हुए हैं और शहरीकरण का प्रतिशत दिया हुआ है। अच्छा प्रश्न है, इसमें थोड़े डेटा पुराने हो सकते हैं, आप थोड़ा डेटा कंक्लूज कर लेना। तो एक तरफ मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इसका शहरी जनसंख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो इसे आप कंक्लूज करिए। देखो सर्वाधिक शहरी, हाँ मैं बनाता हूँ, सर्वाधिक शहरी अनुपात गोवा का है। इसमें आपका ये सही बैठेगा मेरे हिसाब से। हाँ ये सही है। देखो मिजोरम का, सॉरी गोवा का सबसे सर्वाधिक है, कितना? 62.6, 62 है, 1.7 ऐसा कुछ है, मुझे पूरा कंफर्म तो नहीं कह सकता मैं, बट 62.17 है। थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना अपनी किसी एनसीईआरटी की बुक के माध्यम से। उसके बाद आपको मिजोरम का मिलेगा 52.1, तो ये भी 52 नहीं है, 51 के लगभग होगा, 51 के आसपास इसका मिलेगा। और उसके बाद में तमिलनाडु, तमिलनाडु का इसने लिखा है 51.6, तो ये 51 नहीं है, ये 48 पॉइंट कुछ है, मैं 2011 के आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का इसने 45 लिखा है, बट महाराष्ट्र का 43 है, 43 या नहीं, सॉरी हाँ ये तो 45 ही है, इसका तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, 45.23 के लमसम है। तो सर्वाधिक, अब मैं यहां से इस प्रश्न से आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक गोवा के अंदर नगरीय जनसंख्या है। गोवा के बाद आपका
जाएगा मिजोरम पे। तो गोवा, प्रश्न कभी कभी कभार ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म के अंदर सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती, तो वहां गोवा मिजोरम प्रश्न आता। उस हिसाब से मैंने ये प्रश्न है आपके लिए वैल्यूएबल समझा है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, जब दो वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है तो किस तरह के वाताग्रह का निर्माण करती है। ये वाताग्रह की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि दो वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती है। शब्द देखना, पहली बात तो वाताग्रह क्या है उन विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। दो वायु राशियों का मिलन क्षेत्र वाताग्रह कहलाता है। वाताग्रह फिजिकल ज्योग्राफी में 4 प्रकार के होते हैं, आपने सुने होंगे। एक शीत वाताग्रह होता है, एक उष्ण वाताग्रह होता है, एक स्थिर वाताग्रह होता है और एक अधिविष्ट वाताग्रह होता है। ये किसकी बात कर रहा है इन चारों में से, ये किस पे सेट बैठेगा, जहां हवाएं एक दूसरे के, वायु राशियां एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। स्थायी है, अधिविष्ट है, उष्ण है, शीत है। इसमें आपका स्थायी वाताग्रह होगा। ठीक है। स्थायी वाताग्रह में क्या होता है कि दो हवाएं पैरेलल चलती है। फॉर द एग्जांपल, एक इस फील्ड के अंदर चलती है, इस साइड में दोनों चलेगी एक दूसरे के विपरीत दिशा में। जैसे ये गर्म हवा है तो इसके इस भाग में चलेगी ठंडी हवा, और यहां जो फ्रंट क्रिएट होगा उसको कहते हैं स्थायी वाताग्रह। समझ गए। उष्ण वाताग्रह में क्या होता है, गर्म वायु गतिशील होती है और ठंडी वायु धीमी होती है। इस कारण गर्म गतिशील वायु है वो उष्ण वायु के ऊपर चढ़ जाती है। उस वाताग्रह को कहते हैं शीत वाताग्रह। तो ऐसी कंडीशंस में उष्ण वाताग्रह उस कंडीशंस बनेगा जैसे ये कोई सरफेस है और इधर से आ रही है शीत हवा जो मंद है, और इधर से आ रही है उष्ण हवा, और ये उष्ण हवा इसके ऊपर चढ़ जाएगी, और ऊपर चढ़ेगी तो यहां एक लंबा तिरछा वाताग्रह बनेगा ऐसा, जिसका ये वाला कोण है वो बहुत छोटा है और ये इधर से दबी हुई है, ये वाला कोण काफी लंबा है। ये उष्ण वाताग्रह की कंडीशंस हो गई। शीत वाताग्रह में क्या होगा, शीत वायु गतिशील होगी। शीत वायु गतिशील होगी तो उष्ण वायु को काफी ऊपर उठा लेगी। ये कंडीशंस दोनों एक जैसी बनेगी, लेकिन फर्क इतना है कि इसमें उष्ण है वो गतिशील है और इसमें है वो शीत गतिशील है। शीत है वो गतिशील है। ओके। उसके बाद प्रवर्जन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। प्रवर्जन का मतलब प्रवास की बात कर रहा है। प्रवास के बारे में गलत क्या है ये बात कर रहा है। प्रवर्जन स्रोत तथा गंतव्य स्थान के बीच दूरी के साथ प्रतिलोमी रूप से घटता बढ़ता है। प्रवर्जन स्रोत का मतलब होता है उद्गम स्थल। ये यूं कह रहा है कि उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल के बीच में दूरी प्रतिलोमी रूप से प्रवास को घटाएगी बढ़ाएगी। मतलब दूरी और प्रवास का उल्टा संबंध है कि नहीं है। मतलब अब मैं बहुत ज्यादा इजी करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन कोशिश करेंगे उत्तर के समय। अधिकांश प्रवासी अपनी आर्थिक स्थितियों को सुधारने के लिए स्थानांतरण करते हैं। सरकारें उन प्रतिभाओं को जिनका उनके पास अभाव है को आकर्षित करने के लिए प्रवर्जन नीतियां बनाती है। और नेक्स्ट, पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा दूर स्थानों को स्थानांतरण करने लगती है। इन चारों में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। अब तुम्हें पकड़ में आ गया, बाकी वाले समझ में आए नहीं आए ये गलत है, मैं समझा दूंगा सारे। ये कह रहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा दूर स्थानों को स्थानांतरण करती। नहीं विद्यार्थियों ध्यान रखना, महिलाओं का प्रवर्जन कम दूरी तक होता है। यानी महिलाएं कम दूरी प्रवर्जन करती है जबकि पुरुष अधिक दूरी का प्रवर्जन करते हैं। महिलाओं का प्रवर्जन गांव से गांव ज्यादा होता है। प्रवर्जन की 4 धाराएं आपने पढ़ी होगी, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर, शहर से गांव। इन 4 धाराओं में महिलाओं का प्रवर्जन गांव से गांव अधिक होता है। और महिला प्रवर्जन का कारण होता है विवाहेतर प्रवर्जन, अर्थात विवाह के बाद प्रवर्जन करना। तो ये कम दूरी का प्रवर्जन है। अब इसकी बात करें, प्रवर्जन स्रोत यानी उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल के बीच में दूरी का प्रतिलोमी संबंध है, सही है।
ध्यान रखना, यदि ए स्थान से कोई प्रवासी जा रहा है और बी स्थान की तरफ जा रहा है, यदि ए और बी स्थान के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो प्रवास कम होगा। दूरी यदि ज्यादा होगी तो प्रवास कम होगा, और यदि आपकी दूरी है वो कम होगी तो आपका प्रवास है वो ज्यादा होगा। ये प्रतिलोमी हो गया, उल्टा संबंध हो गया। अधिकांश प्रवासी आर्थिक स्थितियां सुधारने के लिए जाते हैं, सही है, रोजगार सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है, उसकी बात कर रहा है ये, तो ये भी सही है। और सरकारें प्रव्रजन नीतियां बनाती हैं, क्यों? क्योंकि युवा आकर्षित हो और उसके शहरों में आए, उसके स्टेट के अंदर आए, तो ये भी आपका सही है। तो ये हो गया आज का अपना क्वेश्चन सीरीज, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सीरीज, मन लगा करके इन्हें पढ़ने की कोशिश। हमारा मिशन है 2024 में तो स्कूल लेक्चरर की भर्ती है, उसमें मैक्सिमम सिलेक्शन देना, और मेरी ये कोशिश है, जो हमारा टारगेट 500 प्लस है, उनसे आप जुड़िए। उनसे जुड़ने के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने पूर्व में जो आपको बताया था एक पैम्पलेट, मैं आपको उसमें जोड़ करके इंडिविजुअली हेल्प करूंगा, आपकी व्यक्तिगत हेल्प करूंगा, ताकि क्वालिटी वाला एक ज्योग्राफी का परिवार बने। धन्यवाद।